वेरिएबल का कि अगर आप अपने प्रोग्राम में वैल्यू को डायरेक्ट यूज ना करके उसे पहले कहीं स्टोर करना चाहते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को वेरिएबल कहते हैं। और फिर जहाँ भी उस वैल्यू का यूज करना है उसके वेरिएबल के नाम को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। बाकी बहुत सारे केसेस हैं जो हमने कल कंप्लीट किए थे रिगार्डिंग वेरिएबल। ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा पाइथन का फंडामेंटल का। और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स का जो पर्पस होता है वो होता है किसी तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म कराना आपकी वैल्यूज पर, या आपकी वैल्यूज अगर वेरिएबल में रखी हुई हैं तो उन वेरिएबल के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म कराना। ठीक है। अब ऑपरेशंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। अगर ये मुझे करना है तो इस काम को करने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसका नाम है ऑपरेटर। इसी तरह से अगर मुझे वैल्यू को कंपेयर करना है, लाइक अगर हम कहीं से पैसे निकालते हैं तो पहले वो सॉफ्टवेयर कंपेयर करता होगा कि जितना मैं बैलेंस अब विड्रॉ करना चाह रहा हूँ उतना अवेलेबल है कि नहीं। अगर है तो विड्रॉ करने देगा, नहीं तो नहीं करने देगा। आप कहीं लॉगिन करते हो तो पहले कहीं कंपेयर होता होगा कि आपका दिया गया आईडी पासवर्ड वही है जो आपने अकाउंट क्रिएट करते समय दिया था। जब आप किसी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं तो लास्ट में ओटीपी आता है, तो बैंक का सर्वर कंपेयर करता होगा ये ओटीपी वही है जो आपको सेंड किया गया था। तो इस तरह से कंपेयर करना वैल्यूज को, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, कौन किसके बराबर है। अब एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अब मुझे उनकी रैंक निकालनी है, फर्स्ट किसकी है, सेकंड किसकी है। तो हर स्टूडेंट के मार्क्स को कंपेयर करना पड़ेगा, जिसके सबसे ज्यादा होंगे वो नंबर वन हो गया हमारा। तो ऐसा करने के लिए बिहाइंड द सीन हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है उसका नाम होता है ऑपरेटर्स। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं पाइथन में ऑपरेटर्स हमारे होते हैं। अब जनरली अगर हम प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको सिंबल्स से दिखाया जाता है। जैसे एक ऑपरेटर है एडिशन करने का, तो उसके लिए हमें ऐड नहीं लिखना है, उसके लिए हमें उसका सिंबल यूज करना है। ठीक है। इस तरह से एक और ऑपरेटर है जो हमारा वैल्यू को कंपेयर करता है कि बड़ी है कि नहीं, तो उसके लिए हमें ग्रेटर नहीं लिखना है, ऐसे करके सिंबल लगा देना है, हो गया। अब इसी तरह से हमारे पास एक और ऑपरेटर है जिसका नाम है नॉट। तो नॉट के लिए नॉट लिखना पड़ेगा। ऐसे एक ऑपरेटर है जिसका नाम है इज, तो इसका कोई सिंबल नहीं है, लिखना पड़ेगा। तो अगर कोई भी ऑपरेटर का सिंबल है तो उसे सिंबल से ही यूज करना है। अगर उसको लिखने के लिए सिंबल यूज नहीं हो रहा है, कोई वर्ड यूज हो रहा है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये कीवर्ड में से ही हमारे पिक करे गए हैं। तो कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो कीवर्ड से दिखाए जाते हैं, कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो सिंबल से आपके दिखाए जाते हैं। ठीक है। तो अब इनको डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ऑपरेटर्स परफॉर्म मैथमेटिकल, कंपैरिजन, लॉजिकल एंड अदर operations on operands। ऑपरेटर्स क्या करते हैं? ऑपरेटर्स मैथमेटिकल, कंपैरिजन, लॉजिकल और दूसरे तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। किस पर परफॉर्म करते हैं? तो मैंने ऑपरेंड्स वर्ड लिखा है, जबकि मैंने बताया तो बोला था वैल्यूज पे परफॉर्म करते हैं, है ना।
तो थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। मैंने लिखा 2+3, दूसरी तरफ मैं लिखा A = 2, B = 3, और फिर मैंने A+B कर दिया। इन दोनों ही सिनेरियो में ऑपरेटर प्लस है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर हम प्लस ऑपरेटर को डायरेक्ट वैल्यूज के साथ यूज कर रहे हैं, यहां पर प्लस ऑपरेटर को हम दो वेरिएबल्स के साथ यूज कर रहे हैं। तो अगर कोई भी वैल्यू या कोई भी वेरिएबल ऑपरेटर के साथ यूज होती है तो उसको हम ऑपरेंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपसे कहा जाए कि ऑपरेंड क्या होता है, तो कोई नई चीज नहीं है, कुछ वैल्यूज को एक सिंगल नेम दिया गया ऑपरेंड। वो कुछ चीजें क्या हैं, वैल्यूज, वेरिएबल्स, या कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2+3 ब्रैकेट में +4। तो अब अगर मैं इस वाले प्लस को देखूं तो इसके लिए एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये तो वैल्यू है सीधे सीधे, और ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन हो गया। तो इस तरह से प्लस के लिए ये भी एक ऑपरेंड है और ये भी एक ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड का मतलब है जो कोई वैल्यू है या कोई वेरिएबल है या कोई एक्सप्रेशन है जो ऑपरेटर के साथ यूज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड कहते हैं। तो ऑपरेंड कैन बी ए वेरिएबल और वैल्यू और एक्सप्रेशन। तो कोई नई चीज नहीं है, जो आपने अब तक पढ़ा है उसी में से ही वर्ड निकाला गया ऑपरेंड। अब अगर हम जितने भी ऑपरेटर्स हैं, तो पहले इस बात को लिख लेते हैं कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंबल्स या कीवर्ड से रिप्रेजेंट होते हैं। जनरली रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स एंड कीवर्ड्स। तो आई एम नॉट सेइंग कि ऑल द सिंबल्स हमारे ऑपरेटर्स कहलाएंगे या 35 कीवर्ड हैं सारे के सारे ऑपरेटर हैं। कुछ सिंबल ऑपरेटर हैं, कुछ कीवर्ड्स ऑपरेटर्स हैं। कौन कौन से हैं वो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि कितने हैं, तो 25+ आप मान सकते हैं, बाकी जब कंप्लीट कर लेंगे तो काउंट भी कर लेंगे। ठीक है, तो अराउंड 25+ ऑपरेटर्स हम अगर बताना चाहें किसी को तो बता सकते हैं। अभी जो आप ऑपरेटर्स बता रहे हैं जितने भी हैं, उनको क्या करा गया, पहले कैटेगराइज किया गया कि भाई इन ऑपरेटर्स को ये कहा जाता है, ये वाले ऑपरेटर्स को ये कैटेगरी के अंदर रखा गया, ऐसे करके। तो सबसे पहली कैटेगरी जो बनाई गई वो ये कि किसी भी ऑपरेटर को अपना काम करने के लिए कितने ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे दो नंबर को ऐड करना है और मैंने 5 लिख दिया और प्लस लिख दिया, अब उसके आगे मैं कुछ लिख ही नहीं रहा हूं, तो अभी बताओ प्लस क्या अपना काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो प्लस एक ऑपरेटर हो गया और हमने उसको एक ऑपरेंड दे दिया, लेकिन प्लस ये कह रहा है मुझे एक नहीं दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं, जब तक दो नहीं दोगे मैं अपना काम कर ही नहीं पाऊंगा। तो ऐसे ऑपरेटर्स जिनको अपना काम करने के लिए दो ऑपरेंड्स की ही जरूरत पड़ती है, ना तीन की, ना चार की, ना एक की, तो ऐसे ऑपरेटर्स को एक यहां पे नाम दिया गया बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स। तो अब
बाइनरी ऑपरेटर्स का मतलब हो गया ऐसे ऑपरेटर्स जिनको अपना काम करने के लिए दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। अब इस बात को कंप्यूटर साइंस में समझने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर साइंस में जब भी बाई शब्द आता है तो इस बाई शब्द में दो का सेंस होता है। अब कहाँ का हमने इसको देखा है उसको देखते हैं। ठीक है, तो बाइनरी नंबर्स, तो बाइनरी नंबर्स क्या क्या होते हैं? 0 और 1, दो ही होते हैं बस। 2, 3, 4 को नंबर कहा जाता है बट बाइनरी नंबर नहीं कहा जाता, बाइनरी नंबर दो ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई रोड है, हम कहेंगे बाई डायरेक्शनल है, मतलब इधर से भी आओ उधर से भी आओ, जिसको टू भी आप कह सकते हो, या अगर हम इधर से बोले तो बाई, यानी कि दोनों तरफ से। इसके अलावा कभी आपने अगर कॉलेज में सी वगैरह पढ़ी है तो वहां पर एक पढ़ा होगा बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री का मतलब एक ऐसा ट्री जिसके रूट के दो चाइल्ड होते हैं, लेफ्ट और राइट, एक और नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में बाई का जो साइंस है वो जनरली दो का साउंड लेकर आता है। ठीक है, तो वो सारे ऑपरेटर्स जो हमारा दो ऑपरेंड्स के लिए अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उन सारे को हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहेंगे। तो बाइनरी ऑपरेटर कोई ऑपरेटर का नाम नहीं है, कैटेगरी का नाम। अच्छा, इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि हम जब किसी शॉप पर कुछ शॉपिंग करने जाएं लाइक गारमेंट्स के लिए, तो हम सेल्समैन से ऐसा कह सकते हैं कि भाई यूनिक शर्ट दिखाओ। यूनिक यूनिक शर्ट दिखाओ कहने का मतलब है एक ऐसी शर्ट दिखाओ जिसका बस एक ही पीस हो, दूसरा पीस ही ना बना हो, मतलब मैं पहन के निकलूं तो कोई और पहन ही ना पाए इसे। तो यूनिक शब्द से शब्द निकलता है यूनी का। यूनी का साउंड जब भी कंप्यूटर साइंस में आता है तो वो एक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल, एक तरफ से। ठीक है, इसी के नाम पर एक कैटेगरी बनाई गई ऑपरेटर्स की, यूनेरी ऑपरेटर्स। तो यूनेरी ऑपरेटर्स में वो सारे ऑपरेटर्स आते हैं जो अपना ऑपरेशन एक ही ऑपरेंड के साथ परफॉर्म करते हैं, उनको दो नहीं चाहिए, उनको एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है, तो उन्हें बोलते हैं यूनेरी ऑपरेटर्स। तीसरी और आखिरी कैटेगरी है, नाम से ही समझ में आ जाएगा, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत वहां पर नहीं पड़ेगी, टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनको अपना काम पूरा करने के लिए आपको तीन ऑपरेंड्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी ऑपरेटर्स पाइथन में हम लोग पढ़ते हैं उन ऑपरेटर्स को सबसे पहले हम तीन कैटेगरी में इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, कि भाई कितने ऑपरेंड्स के साथ काम किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं फिर टाइप्स। अगर हम टाइप्स की बात करें तो पहला हो गया हमारा यूनेरी ऑपरेटर्स। अब यूनेरी ऑपरेटर्स के अंदर भी हमारे पास कई सारे ऑपरेटर्स हैं। कौन कौन से हैं वो? कई सारे, उनकी बात करते हैं। तो एक होता है हमारा नेगेट ऑपरेटर, या नेगेशन ऑपरेटर कहते हैं इसे जनरली। दूसरा होता है पॉजिटिव ऑपरेटर। तीसरा होता है हमारा नॉट ऑपरेटर। चौथा होता है हमारा डेल ऑपरेटर। तो नेगेशन ऑपरेटर का सिंबल होता है माइनस, पॉजिटिव ऑपरेटर का सिंबल होता है प्लस। नॉट नॉट कीवर्ड है, डेल डेल अपने आप में कीवर्ड है। तो जो नॉट ऑपरेटर है इसका कोई सिंबल नहीं है, ये कीवर्ड से रिप्रेजेंट होता है। डेल का कोई सिंबल नहीं है, ये भी कीवर्ड से रिप्रेजेंट होता है। तो यूनिरी कैटेगरी में और भी है,
इतने से अपना काम लेकिन हो जाएगा। तो पहले मैं सब लिख देता हूं, फिर एक एक करके पढ़ लेंगे। दूसरी कैटेगरी हमारी है जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेटर्स। तो यूनरी ऑपरेटर्स के साथ ब्रैकेट में लिख देता हूं रिक्वायर वन ऑपरेंड। बाइनरी ऑपरेटर्स रिक्वायर टू ऑपरेंड्स। अब इसके अंदर कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर कई सारे हैं। इसके अंदर इतने हैं कि उनकी फर्दर सब कैटेगरी बनानी पड़ गई। जैसे एक है इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर भी हमारे 7 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जो एक्चुअल में ऑपरेटर हम यूज करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर्स में कई सारी कैटेगरीज हैं। तो उनमें से पहली हमारी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर मेन मेन कैटेगरी लिख देते हैं, फिर उनके अंदर जो आएंगे वो इंडिपेंडेंटली पढ़ लेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बाद आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स। और भी हैं, इतने से अपना काम हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी है टर्नरी। टर्नरी ऑपरेटर में बस एक ही है, और ये भी बाद में ऐड किया गया था पाइथन में, पहले होता भी नहीं था। तो टर्नरी ऑपरेटर में एक ही आता है, इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। अब मैंने इस तरह से लिख तो दिए हैं, बट अगर हम थोड़ा सिंप्लिसिटी के साथ इनको पढ़ना चाहते हैं तो बेटर है कि हमें बाइनरी ऑपरेटर्स पहले पढ़ने चाहिए, उसके बाद मैं यूनरी, और फिर लास्ट में टर्नरी पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली गोल है कि सारे पूरे हो जाएंगे हमारे। ठीक है। तो शुरू करते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर में सबसे पहले शुरू करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो पढ़ना सारे ही है हमारे लिए। तो इसके अंदर पहला होता है हमारा एडिशन। और एडिशन का सिंबल प्लस होता है। तो क्वेश्चन अपने ब्रेन में रखिएगा, आगे जाके आंसर मिल ही जाएगा अपने आप, नहीं तो मुझे देना ही है। प्लस
को पॉजिटिव ऑपरेटर भी कहते हैं, प्लस को एडिटिव या एडिशन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो कब इसको क्या बोलना है ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाना चाहिए, या हो सकता है आने वाली कुछ क्लासेस में समझ में आ जाएगा। तो एक है एडिशन, अर्थमेटिक एडिशन। दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन, ये भी जान पहचान का था। ऊपर इसको नेगेशन बोला था, अब इसको सब्ट्रैक्शन कह रहे हैं। तीसरा होता है मल्टीप्लीकेशन, या इसको प्रोडक्ट भी कहते हैं। सिंबल होता है स्टार। एक होता है इसमें एक्सपोनेंट ऑपरेटर। ये कुछ नया है जो बाकी लैंग्वेज में आपको, अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो नहीं मिलता है। तो जब अभी कोड बनाएंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा क्या करता है एक्सपोनेंट, या इसको पावर ऑपरेटर कहते हैं, जिसका सिंबल होता है डबल स्टार। पांचवा होता है ट्रू डिवीजन, इसका सिंबल होता है फॉरवर्ड स्लैश। छठा होता है फ्लोर डिवीजन, और इसका सिंबल होता है टू टाइम्स फॉरवर्ड स्लैश। और लास्ट है हमारा मॉडुलो डिवीजन, या इसको रिमाइंडर डिवीजन भी कहा जाता है। इसका सिंबल होता है परसेंटेज। 7 तरह के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब एक एक करके इनको प्रैक्टिकली समझते हैं कि किससे क्या ऑपरेशन किया जाता है। तो मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल मान लिया ए, जिसकी वैल्यू कुछ भी जो आपका मन करे वो आप अपना मान सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे 10 मान ली। बी, बी की वैल्यू मान लीजिए मैंने 3 मान ली। अब मैं चाहता हूं कि हमारा ए और बी पर एडिशन किया जाए। तो अब जब एडिशन करेंगे तो प्लस का यूज करेंगे। तो एक ऑपरेंड लेफ्ट साइड में आएगा, एक ऑपरेंड राइट साइड में आएगा। तो जितने भी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं उनका रूल है कि उनको 2 ऑपरेंड्स चाहिए। पोजीशन कहाँ पर होनी चाहिए ऑपरेंड की? एक ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में, एक ऑपरेटर के राइट साइड में। अब बीच में आपका ऑपरेटर कोई सा भी हो, जो भी होगा अपना बीच में लगा ले। ऐसा नहीं है कि 2 लगाने हैं तो फॉर्मेलिटी शुरू में 2 लगा दिए बाद में 2 लगा दिए। दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब है जो रूल है वो आपको मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो एरर आ जाएगी। तो मैंने ए प्लस बी कर दिया। अब ये जो प्लस ऑपरेटर है वो ये कह रहा है कि मैं इन दोनों की वैल्यू को ऐड करके एक तीसरी वैल्यू प्रोड्यूस करूंगा। अब वो तीसरी वैल्यू मैं प्रोड्यूस करता हूं लेकिन प्रिंट नहीं करता हूं, तो आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। तो तीसरी वैल्यू बनी, रैम के अंदर ए को भी मेमोरी मिली, बी को भी मिली, और जो तीसरी बनी उसको भी मिली। प्रोग्राम खत्म, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। अब आप जितना यूज कर सकते थे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आपने उतना कर लिया। तो बेटर है कि भाई इसके रिजल्ट को या तो आप आगे के प्रोग्राम में
कई बार इस्तेमाल करना चाहते हैं, ए प्लस बी का रिजल्ट जो 13 बना होगा आप उसे कई बार यूज करना चाहते हैं, तो कल पढ़ाया था कि वेरिएबल में संभाल कर रख लो फिर। तो अब सी वेरिएबल के अंदर इन दोनों का रिजल्ट आ गया 13 जो बना होगा। अब आप उसे एक बार प्रिंट करो, दो बार करो, तीन बार करो, पूरे प्रोग्राम में जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर लो। और आपको लगता नहीं सर वो तो हमें पता चल ही गया, हम तो बस फिलहाल एक बार यूज करके बात खत्म कर देंगे, समझ में आ जाएगा प्लस कैसे काम कर रहा है। तो आप किसी भी ऑपरेटर से प्रोड्यूस हुई वैल्यू को सिर्फ आउटपुट तक ही देखना चाहते हैं, उसके बाद कोई यूज नहीं है, तो सीधा प्रिंट के अंदर भी इस काम को कर सकते हो। तो इस तरह से ये हमारा 13 हो जाएगा। अब हमें यह भी ध्यान देना होता है कि हमारे जो ऑपरेंड्स हैं, एक है ए, एक है बी, तो इनका क्रम बदलने से क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? मगर मैं बी प्लस ए कर दूं तो क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? तो ये एक स्टैंडर्ड मैनर में नहीं कहा जा सकता यस या नो। कौन सा ऑपरेटर पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो अभी हम एडिशन ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है इसका आंसर है नो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लेफ्ट में किसी को लगा दो, राइट में किसी को लगा दो, क्योंकि प्लस ऑपरेटर में ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड मैटर नहीं करता कि पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है। तो जब आएगा तो चलो दूसरा ही आ गया अभी। अब मैंने यहां पर a माइनस बी कर दिया, तो 10 माइनस 3 7 आएगा। लेकिन अब आप कहें कि सर मैं यहां पर क्रम बदल दूं, b माइनस ए कर दूं, तो रिजल्ट बदल जाएगा इस बार। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट में किसको किस में से माइनस करना है। ऐसा नहीं है किसी को भी किसी में से कर देते, माइनस तो हो ही रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर मैटर कर गया। अब तीसरा था मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूं तो ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, कुछ लोग कागजों में डॉट लगा देते हैं, तो कागजों में हो जाता है इनटू माने मल्टीप्लाई, प्रोग्रामिंग में नहीं होता है। प्रोग्रामिंग में तो आपको मल्टीप्लाई का सिंबल जो स्टार होता है वो यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर आ जाएगा 30। तो अब ये बताओ ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड मल्टीप्लाई के साथ मैटर करेगा? नहीं। अब भी मल्टीप्लाई ये कर दोगे तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो करके देखने की जरूरत नहीं। अब आता है एक और, एक्सपोनेंट या पावर। एक्सपोनेंट या पावर का काम है फर्स्ट ऑपरेंड की पावर सेकंड। दैट मीन्स अगर मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं 2 डबल स्टार 3, तो इसका मतलब है 2 की पावर 3। और अगर मैं ऐसे लिखता हूं 3 डबल स्टार 2, तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 की पावर 2। तो यानी कि ऑर्डर मैटर करेगा कि आप पहले क्या लिख रहे हैं बाद में क्या लिख रहे हैं। तो ए डबल स्टार बी का मतलब है ए की पावर बी। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू हमारे में क्या चल रही है 10, अब बी की वैल्यू चल रही है 3, तो 10 की पावर 3 हमारा आएगा। तो 10 के पावर 3 का मतलब हो गया 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, यानी इस संख्या को इसी संख्या से 3 बार मल्टीप्लाई करना है ना, इसी को पावर कहते हैं। तो अब जो रिजल्ट आएगा 1000 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं बी डबल स्टार ए, अगर मैं ऐसे करूंगा तो इसका मतलब हो गया बी का वैल्यू है 3, तो 3 की पावर क्या होगा ये हमारा 10। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर आ सकता है, 3 ऐसे करके 10 टाइम्स मुझे लिखना होगा। तो एक बड़ा नंबर आ सकता है, कैलकुलेट हम नहीं कर रहे हैं, सीधा आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका एक्सपोनेंट या पावर ऑपरेटर। अब डिवीजन मैंने यहां पे लिखा ए डिवाइड बाई बी। अब ध्यान रखना हम लोगों के एक्सपीरियंस में स्लैश टी स्लैश एन आया है, तो उसमें बैक वाला स्लैश होता है, बैक स्लैश एन बैक स्लैश टी। ठीक है, और वो स्ट्रिंग में लिखना होता है। अब ये हमारे पास जो आया है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड स्लैश आगे की तरफ स्लैश आया है, और इसका मतलब होता है डिवाइड करना, भाग करना। और ये नंबरों के साथ चलेगा, स्ट्रिंग पे नहीं चलेगा, ये
स्ट्रिंग के अंदर लिखोगे तो एज इट इज ही आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ए डिवाइड बाई बी, तो अब ए की वैल्यू हमारे यहाँ पे 10, 10 को डिवाइड करना है बी की वैल्यू से, बी की वैल्यू है 3। तो अब मैं इसको सॉल्व करूं तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचा 1, फिर यहाँ पर दशमलव लगाया 0, फिर 3 3 जा 9। तो सर ये तो सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसे आप करते रहो खत्म ही नहीं होगा। तो अब जो मेरा रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट को हम स्कूल की भाषा में कोशेंट कहते हैं या भागफल कहते हैं। तो ये पाइथन में अगर मैं इसके टाइप के बारे में आपसे पूछूं तो ये किस टाइप का रिजल्ट है? फ्लोट। तो अगर हम पाइथन की भाषा यूज करें तो ये फ्लोट टाइप है। पाइथन के फ्लोट में एक लिमिटेशन होती है, मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी। फ्लोट की लिमिटेशन ये होती है कि फ्रैक्शन वाले पार्ट में डेसिमल प्लेसेस ये हमारा 14 टू 16 प्लेसेस तक ही जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, यानी कि आपको कोई भी संख्या फ्लोट में लिखी मिल जाए तो फ्रैक्शन वाला पार्ट अनलिमिटेड नहीं हो सकता। फ्रैक्शन वाले पार्ट में दशमलव के बाद 14 टू 16 प्लेसेस आते हैं, अगर जरूरत पड़ रही है तो। अगर कम से काम हो जाता तो कम ही आएंगे, है ना। लेकिन अगर चलते ही चले जा रहे हैं तो किसी के लैपटॉप पर 14 प्लेस आ सकता है, किसी के लैपटॉप पे 15 आ सकता है, किसी के पे 16 आ सकता है, लेकिन किसी के पे 16 से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो एक्यूरेसी अगर हम कहें तो 14 प्लेसेस की इसकी मानी जाती है, क्योंकि हर किसी के लैपटॉप पर तो ये आएगा ही आएगा। तो ये वेरी कर जाता है, आपका 32 बिट का प्रोसेसर है, 64 बिट का प्रोसेसर है, तो कई बार जो फ्लोट का फ्रैक्शन वाला पार्ट है या फ्लोट का जो एक्यूरेसी लेवल होता है, ये हमारे प्रोग्रामिंग पे डिपेंड ना करके हमारे लैपटॉप का जो हार्डवेयर है, स्पेशली जो प्रोसेसर है, उसका जो आर्किटेक्चर होता है उस पर ये हमारा वेरी कर जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम 14 प्लेसेस पर किसी नंबर को एक्यूरेट बता रहे हैं तो ये काफी बेटर हमारी एक्यूरेसी है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मेरे में 16 आया। तो आप 14 तक सबके लैपटॉप में ऐसे ही आएगा। 15th और 16th प्लेस माइट भी कुछ राउंड होकर आ जाए, माइट भी कुछ रैंडम नंबर आ जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां तक का रिजल्ट सबके पर कैसा आएगा? सेम ही आएगा। तो इस तरह से ये हमारा ट्रू, ट्रू का मतलब हो गया वास्तविक, एक्चुअल डिवीजन। जो दो नंबर को डिवाइड करने से एक्चुअल डिवीजन जनरेट हुआ, वही आपका रिजल्ट यहां पर आ जाएगा। अब अगला आता है हमारा फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या करता है? जो हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको इग्नोर कर देता है, उसको स्किप कर देता है, और फ्रैक्शन वाले पार्ट से पहले वाला जो पार्ट था सिर्फ उतना ही आउटपुट आता है। तो बताओ फिर इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो आप अपने लिए कहना चाहो कह सकते हो ये फ्लोट में रिजल्ट देगा और ये इंटीजर में देगा। ऑफिशियली ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं है। ऑफिशियली यही लिखा है, ट्रू डिवीजन, फ्लोर डिवीजन। ट्रू डिवीजन के बारे में शायद इस बात को कहा भी जा सकता है, भले ही ना लिखी हो पाइथन की किताब में कहीं, कि ये हमेशा रिजल्ट फ्लोट में ही देगा, ट्रू डिवीजन वाला। इवन अगर मैं ऐसे कर दूं कि मैंने 12 को डिवाइड कर दिया 3 से, तो अब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर रिजल्ट क्या बनना चाहिए? 4। लेकिन हमें पता है ये ट्रू डिवीजन है, ये 4 को 4.0 बना कर देगा। तो ये बात काफी हद तक सही है कि जो ट्रू डिवीजन है उसका रिजल्ट हमेशा फ्लोट में ही आएगा। अगर नंबर पूरी तरह से डिविजिबल है तो लास्ट में फ्रैक्शन पार्ट बनाने के लिए 0.0 लगा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको लेकर कहीं भी ये बात नहीं देखी गई कि ये हमेशा इंटीजर में रिजल्ट देगा। ठीक है, बहरहाल अब बात होती है लास्ट वाले की। तो लास्ट वाला माने ए मॉडुलस
बी कर दिया। तो इसका मतलब है कि आप जब ए को बी से डिवाइड करेंगे तो आपको अपना रिजल्ट फ्रैक्शन में नहीं लाना है, इंटीजर में ही रखो। और अगर पूरी तरह से डिवाइड नंबर नहीं हो रहा है तो ये जो बचा कुचा है इसी को मॉडुलस कहा जाता है, इसी को बोलते हैं रिमाइंडर, रिमेन, बचा हुआ, शेषफल या रिमाइंडर। तो अगर हम किसी भी डिवीजन का रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो फिर हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए। तो इसका रिमाइंडर आ गया। तो ऐसे बहुत से सिनेरियो होते हैं जहां पर हमें डिवीजन करना होता है। बाकी का तो चलो ठीक है, समझ में आ जाता है कहां पर क्या करना है। लेकिन ये जो डिवीजन है इनको हम डिसाइड कैसे करते होंगे कि कब कौन सा करना चाहिए। हमने पढ़ लिया, समझ में आ गया कि किससे क्या होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कब कौन सा लगाना चाहिए। हमारे लिए तो तीनों ही डिवीजन है ना। तो बात आती है कि अगर आपको किसी भी एक होल क्वांटिटी को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है तो आप इस चीज के लिए शुरू में से दो ये वाले जो हैं इनमें से किसी एक का यूज करेंगे। यानी कि किसी एक क्वांटिटी को इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए ट्रू डिवीजन या फ्लो डिवीजन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास मान लीजिए 10 एप्पल्स हैं, ठीक है। अब मुझे इनको 5 लोगों में बांटना है। तो सर कॉमन साइंस, हमने कहा वो कॉमन साइंस ही प्रोग्रामिंग के अंदर डिवीजन होता है। तो अब यहां पर आप हर पर्सन को कितने एप्पल देंगे, हमने कहा टोटल क्वांटिटी है 10, कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है 5 में, तो हमने भाग कर दिया 5 से। तो कितना रिजल्ट आया 2। तो हर किसी को दो तो दे दो। छोटा है इसलिए आप कह रहे हो सर कौन करता है डिवीजन, ये तो वैसे ही समझ में आ गया। जब बड़ी चीजें होती हैं तो ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमने ऐसे करके दे दिया। अच्छा अब मान लो एप्पल 10 की जगह 11 होते और वही 5 लोगों में बांटने होते। अब दो दो एप्पल तो पहुंच गए 5 लोगों के पास, अब एक बचा। अब एक के भी 5 टुकड़े करोगे, यही करोगे और क्या करोगे। और जो 5 टुकड़े करोगे फिर वो आप आपस में बांट देना। तो अब ऐसा हो सकता है कि ये पांचों आपसी सहमति से ये बोलें कि चलो कोई बात नहीं, किन्हीं भी 4 को दो दो दे दो और किसी एक को 3 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक एप्पल आप काट के खराब ही कर दोगे, अभी नहीं खाया तो 2 घंटे बाद खाया तब तक तो बेकार हो जाएगा, वो काला और पड़ जाएगा, है ना, किसी काम का नहीं रहेगा। इससे अच्छा किसी को दे दो। तो अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं तो मुझे एप्पल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है लमसम, एकदम एक्यूरेट नहीं, लमसम से भी काम हो जाता है मेरा, क्योंकि एग्रीमेंट हो जाएगा इन सबके बीच में कि चलो ठीक है लमसम का डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई बात नहीं चल जाएगा, ठीक है। अब ये तो वो वाली बात हो गई कि सर मान लो 5 लोग हैं, अब मुझे क्या करना है, इनकी 2 टीम बनानी है। तो 2 टीम 5 लोगों की कैसे बनेगी, एक में 2 जाएंगे, एक में 3 जाएंगे, ढाई ढाई तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब ऐसे ही चलो भाई, 2 एक तरफ हो जाओ 3 एक तरफ हो जाओ, यही हो सकता है, और क्या करें। तो यहां पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो होल क्वांटिटी को, लेकिन वहां पर एक्यूरेट मैनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है शायद ऐसी जरूरत है नहीं। लेकिन अगर मैं खेल थोड़ा सा बदल दूं, अगर मैं आपसे कहूं कि 11 एप्पल नहीं है, मेरे पास 11 ग्राम सोना है, तो अब कोई नहीं बोलेगा 1 ग्राम ज्यादा इसको दे दो, सब लड़ जाएंगे, नहीं बांटो इसको भी, 1 ग्राम को 5 टुकड़े करो, ग्राम मिलीग्राम और जितना छोटा हो सकता है सबसे छोटे तक चले जाओ। इसका मतलब यहां पर जो होल क्वांटिटी है इसके डिस्ट्रीब्यूशन को करते समय
मेरे ब्रेन में एक्यूरेसी हमेशा बनी रहेगी कि एक्यूरेट डिवीजन होना चाहिए, एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जब ऐसी सिचुएशन आए तो ट्रू, ट्रू माने वास्तविक, एक्चुअल डिवीजन हमारा यूज करना चाहिए। और जब लमसम आपको चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो फिर आप फ्लोर डिवीजन का भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आती है बात तीसरे वाले की कि सर तीसरे वाले को कहाँ यूज हमें करना होता है। तीसरे वाले का यूज अगर हम देखें तो क्या कोई नंबर किसी से डिवाइड होता है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमेशा किया जाएगा। डिविजिबल नंबर इस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा कि अच्छा ये बताओ कि हमारा 8 2 से डिविजिबल है या नहीं। क्या 8 2 से डिवाइड हो जाता है या नहीं, हो जाता है। अब इसको एक इंसानी भाषा में कहने का तरीका है, इसलिए हो जाता है क्योंकि दो के पहाड़े में आता है। भाई कोई संख्या किसी से डिवाइड हो सकती है पूरी तरह से नहीं, अगर वो उसकी टेबल में आती है तो हो जाती है, नहीं आती तो नहीं होगी। अब मैं आपसे कहूं कि 7 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो आप बोलोगे दो के पहाड़े में 7 तो आता ही नहीं है, तो होता ही नहीं होगा। अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि कोई भी नंबर किसी के टेबल में आता है या नहीं आता है, तो उसके लिए आप भाग ही करोगे। तो कौन सा वाला भाग करोगे, मॉडुलस। तो अब मान लो 8 है, अब मैं इसको चेक करना चाहता हूं 2 की टेबल में आता है कि नहीं, तो 2 4 जा 8। अगर रिमाइंडर 0 बचा, इसका मतलब ये नंबर इसकी टेबल में आता है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता, कुछ और बचता, तो इसका मतलब ये नंबर इसकी टेबल में नहीं आता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई नंबर है 14, अब मुझे पता करना है कि 3 की टेबल में आता है कि नहीं, तो मैंने इसको डिवाइड करा तो 3 4 जा 12, दो बच गए। अब इसका मतलब 14 3 की टेबल में नहीं आता है। अगर कोई नंबर किसी की टेबल में आता है या उससे डिवाइड पूरी तरह से हो जाता है, तो उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला जो बनेगा वो ये बनेगा कि उस नंबर का उस नंबर से आप मॉडुलस लो, और अगर वो 0 आ जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा डिवाइड होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब इसका एक फेमस एग्जांपल, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, दिल्ली में तो बहुत चलता है, आए दिन चलता रहता है, और अभी भी उस पर डिस्कशन चल रहा है, हो सकता है लगी जाए, है ना। क्या है वो, इवन ऑड। अब ऑड इवन कर लो, इवन ऑड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये बताओ, अगर किसी को ये बताना हो मुझे कि इवन संख्याएं क्या होती हैं या ऑड संख्याएं क्या होती हैं, तो आप दो तरह से बता सकते हो। पहला, किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 आते हैं तो इवन है, 1 3 5 7 9 आते हैं तो ऑड है। ये एक आसान ट्रिक हो गई। नंबर बहुत बड़ा है तो पूरा नंबर कहां तक आप उसको कुछ कैलकुलेट करोगे, लास्ट डिजिट से ही आप अपना चेक कर लेते हो। ये तो हो गया शॉर्ट आंसर। लेकिन अगर आप इस तरीके से प्रोग्राम बनाने जाएंगे तो आपसे बनेगा नहीं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड तरीका है वो इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंडर्ड तरीका क्या है, किसी भी संख्या को 2 से भाग करके देखो, अगर वो 0 रिमाइंडर आता है तो इवन है, और रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ऑड। यही तो होता है। तो अब अगर मैं कहूं 4 इवन है या ऑड है, तो अब मुझे 2 से भाग करना है, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आएगा 0, मतलब ये संख्या हमारा इवन। तो मैथमेटिकली इवन ऑड का प्रोग्राम कभी जब बनाएंगे हम आगे जाके, तो उसमें हम इस वाले डिवीजन का यूज कर रहे होंगे, ना कि इन दोनों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हर डिवीजन के अपने अपने यूज केसेस होते हैं। तो अब यहां पर मैंने ये वाला पॉइंट भी आपको समझा दिया है कि जो ऑपरेटर्स हैं वेरिएबल के साथ भी चलते हैं, डायरेक्ट वैल्यू है उसके साथ भी चलेंगे। हो सकता है आपके पास एक वेरिएबल हो एक वैल्यू हो तो भी चलेगा। मान लो ये ए है और यहाँ पर मान लो मैंने +2 कर दिया, तो एक वेरिएबल है एक वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ऑपरेटर कह रहे हैं हम तो ऑपरेंड पे चलते हैं, और अभी हमने पढ़ लिया ऑपरेंड का मतलब कोई वेरिएबल भी हो सकता है, वैल्यू भी हो सकती है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, अब इन सबको हमने अलग अलग पढ़ लिया। अब हम ये चाहते हैं कि इनको थोड़ा सा कंबाइन करके और प्रैक्टिस की जाए। जैसे
मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा 2+3 मल्टीप्लाई, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया हमारा। ठीक है, तो अगर ये हमारा एक एक्सप्रेशन है और इसके रिजल्ट को मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूं, तो अब और फिर उसके बाद प्रिंट करके देखता हूं कि भाई क्या आया इसमें। दो पॉसिबल आंसर लग रहे होंगे। एक तो 2+3 कर लेते हैं, 5 हो गया। 5 की मल्टीप्लाई 4 से कर लेते हैं, 20। दूसरा आ रहा है कि नहीं सर, पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12, फिर +2 कर देते हैं, 14। तो लग तो दोनों से ही रहे। और तीसरा एज इट इज ही आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, ना प्लस होगा ना मल्टीप्लाई होगा। तो एज इट इज वाला पॉइंट तब आता जब इसको मैंने किस में लिखा होता है, स्ट्रिंग में। लेकिन अगर मैंने इसको स्ट्रिंग में नहीं लिखा है तो ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, और ये इवैल्यूएट होगा। अब जब ये इवैल्यूएट होता है तो अब हमारे हिसाब से तो इवैल्यूएट होगा नहीं। पाइथन ने पहले से ही कुछ रूल्स डिफाइन कर रखे होंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो पहले क्या किया जाएगा, है ना। तो अब अगर हम देखें तो इस वाले प्लस का बाइनरी इसको और इसको लेकर चल रहा होगा, इस वाले मल्टीप्लाई का बाइनरी इसको इसको लेकर चल रहा होगा, या इस वाले प्लस का बाइनरी में एक ऑपरेंड ये हो गया और दूसरा ऑपरेंड पूरा ही एक एक्सप्रेशन और इसका रिजल्ट। तो सर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो गई। अब सीधे आंसर की बात करते हैं। यहां पर एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसका नाम होता है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, इससे हमारा पता चलता है कि कौन पहले इवेल्युएट होगा। प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी भी कह सकते हो, आसान भाषा में प्रायोरिटी डिफाइंस एवेल्युएशन ऑर्डर, एवेल्युएशन का क्रम, किनका, अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स हैं इनका वैल्यूएशन किस क्रम में होगा, इसको डिफाइन करने के लिए प्रेसिडेंस या एसोसिएटिविटी होती है। तो पहले मैं प्रेसिडेंस पढ़ाऊंगा, उसके बाद एसोसिएटिविटी पढ़ाऊंगा। तो पहले समझ लेते हैं, क्योंकि जब मैं लिखूंगा मुझे लिखना दोनों ही पड़ेगा। तो अब पहले प्रोग्राम में देखते हैं, उसके बाद इसको हम पूरा करेंगे। तो अगर हम प्लस और मल्टीप्लाई को एक साथ यूज करते हैं तो हाई प्रेसिडेंस होती है मल्टीप्लिकेशन की। तो पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर हमारा प्लस होगा, तो उस हिसाब से हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 12+2 यानी कि 14। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं नहीं, पहले मुझे क्या करना है, इसमें प्लस करना है, फिर जो रिजल्ट आए उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो उसके लिए हमारे पास पैरेंथेसिस का पेयर हो। तो जो पैरेंथेसिस का पेयर है, इसमें जो चीज लिखी होगी उसकी प्रायोरिटी पहले हाई हो जाती है। तो जो पैरेंथेसिस का पेयर है इसकी प्रायोरिटी हाई होती है मल्टीप्लाई से ही। तो इसका मतलब पहले ये सॉल्व होगा 5, फिर उसकी मल्टीप्लाई 4 से होकर ये आ जाएगा 20। चलो, जिस तरह से मैंने ये दो तीन बातें बताई, अगर मैं सातों लिख लूं तो सातों का एक इस तरह से मैं प्रेसिडेंस ऑर्डर लिख देता हूं। हाई से लो की तरफ लिख रहा हूं, जो पहले लिखूंगा वो हाई प्रायोरिटी पर आएगा, उसका बाद वाला सेकंड हाईएस्ट पर आएगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है पैरेंथेसिस। तो अगर पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी पैरेंथेसिस है, पहले उसके अंदर क्या है उसको सॉल्व किया जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है हमारा एक्सपोनेंट।
सेकंड प्रायोरिटी मिलती है एक्सपोनेंट के लिए। थर्ड प्रायोरिटी पर हमारा चार ऑपरेटर एक साथ आते हैं। कौन कौन से चार? हमने कहा मल्टीप्लाई भी आता है, डिवाइड भी आता है। डिवाइड कौन से वाले? हमने कहा तीनों वाले। ये चारों कहते हैं हम सब बराबर हैं, आपस में हमें कोई डिफरेंस नहीं है, हम सब एक हैं। तो आएंगे इस पर भी, इसके भी केसेस डिस्कस करेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पर प्रायोरिटी मिलती है, वहां पर दो मिलेंगे, प्लस और माइनस। चलो, तो पहले इतने से हम करके देखते हैं। तो मैं डायरेक्ट प्रिंट में कर देता हूँ, बार बार वेरिएबल बनाऊं फिर प्रिंट करूं, एक लाइन ज्यादा लिखूं। डायरेक्ट प्रिंट में ही कर करके मैं दिखा देता। तो अब मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर, इस बात को समझने के लिए, 2 × 3, 2 एक्सपोनेंट 3 × 4। बताओ क्या आंसर आएगा इसका? यानी कि पहले हमारा एक्सपोनेंट चलेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट और 4 ये मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल होंगे। ठीक है। अब अगर मैं अब बताओ, एवेल्यूट नहीं होगा? पहले 3 × 4 लॉजिकल समझ लेते हैं, एग्जैक्ट आंसर हो सकता है ज्यादा टाइम लगा लें, है ना। तो पहले ये 12 आ जाएगा। तो अब ऐसे लिख लो, 2 ∠12 + 2। तो 2 की पावर 12 करेंगे, कितना आएगा आई गेस? 4096 + 2, तो ये आ गया 4098। ठीक है। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए आपके एक्सप्रेशन में दो ऑपरेटर ऐसे आ गए जिनकी प्रायोरिटी सेम है, जिनकी प्रायोरिटी सेम है। जैसे अब मान लो यहां पर मैंने लिख दिया 5 × 10 / 2। अब देखो, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के जितने भी वेरिएंट हैं सबका सेम प्रेसिडेंस लेवल है, सब बराबर बराबर है। तो जब सेम प्रेसिडेंस के या सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स एक साथ आते हैं तो रूल आता है एसोसिएटिविटी का। अगर अलग अलग प्रेसिडेंस के ऑपरेटर हैं तो इसकी जरूरत ही नहीं है। और जब दो ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस लेवल के आ जाएं तो इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं क्या होगा। एसोसिएटिविटी दो ही तरह की पॉसिबल है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तीसरा कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। तो अब अगर आप एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं और उसमें कई बार पैरेंथेसिस आया, तो अब कौन सा वाला पैरेंथेसिस पहले सॉल्व करोगे? तो आंसर आया लेफ्ट टू राइट, चलो, और जो पहले आ जाए पहले उसको सॉल्व करो। तो लेफ्ट टू राइट पैरेंथेसिस अगर हमारा कई बार आ रहा है तो उसकी प्रायोरिटी होती है हमारा हाई, और एक से ज्यादा आ रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट मैनर में सॉल्व करते हुए चलेंगे।
इसका मतलब है कि अगर मैंने लिखा यहाँ पर 2+3 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ लगा दिया 4/2, तो अब पहले ये करें कि पहले ये करें, दोनों सेम प्रायोरिटी के हैं, तो लेफ्ट टू राइट चलो, और जो पहले आ रहा है उसको पहले सॉल्व कर दो। पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट कह रहा है मेरी होती है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। क्या मतलब है इसका, राइट टू लेफ्ट होती है? तो मैंने लिखा मान लो 2 एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट 4, तो अब लेफ्ट टू राइट, राइट साइड में पहले कौन सा है, हमने कहा ये वाला, तो पहले इसे सॉल्व करो। इसका जो रिजल्ट आएगा 2 की पावर, वो रिजल्ट होगा, तो ये हो गया 2 की पावर 3 4, या 2 की पावर 3 की पावर 4, ऐसे करके कैसे मान लो। तो राइट टू लेफ्ट, और इसका हमने कहा इसका लेफ्ट टू राइट, और इसका हमने कहा इसका भी लेफ्ट टू राइट। तो आसान हो गया, बस एक का ही राइट टू लेफ्ट है, बाकी सबके लेफ्ट टू राइट है। चलो फिर बताओ इस वाले का आंसर। मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों आते हैं, सेम प्रायोरिटी के हैं, और अगर ऐसा है तो लेफ्ट टू राइट चलो, जो पहले आ जाए पहले उसे सॉल्व कर दो। तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 50, 50 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ गया 25.0, क्योंकि ट्रू डिवीजन है। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, उसमें 25 और 25.0 दोनों होंगे, तो गलत हो गए 2 4 लोगों को, जल्दीबाजी में होगा, आप तो सबको ही होगा। ठीक है, चलो अब अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 2 3, अब बताओ। पहले किसे सॉल्व करोगे, 2 की पावर 2 को या 2 की पावर 3 को? एक्सपोनेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ्ट, तो पहले राइट साइड में जो आ रहा है पहले उसको सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि पहले 2 की पावर 3 करो, कितना आएगा 8, फिर 2 की पावर 8 करो, कितना आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रियोरिटी और एसोसिएटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें पढ़ाया जाता था 6 7th क्लास में, मैं उसे गलत तो नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा स्मार्टली यूज करना है आपको उसे। सुना है कभी इसका नाम? सब नहीं सुना होगा, जिन्होंने गणित पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। बॉड मास, ब्रैकेट ऑफ करनी है मतलब पैरेंथेसिस, डी माने डिवाइड, एम माने मल्टीप्लीकेशन, ए माने एडिशन, एस माने सब्ट्रैक्शन। अब जब छठी सातवीं क्लास में पहली बार हमने इसको पढ़ा देखा था, तो डिवाइड को हम बस एक ही डिवाइड मानते थे, और उस समय डिवाइड का सिंबल ये चलता था, कागजों में तो यही चलता था। कंप्यूटर में आके हमने देखा कि ये सिंबल भी कई बार मिल जाता है कैलकुलेटर के अंदर, आज भी कैलकुलेटर में यही सिंबल आ रहा है, लेकिन कीबोर्ड में नहीं आता है, कीबोर्ड में सिंबल ये बनाता है। ऐसा शायद इसलिए करा गया होगा, शायद, कि कैलकुलेटर तो हर कोई यूज कर रहा है, सब्जी वाला भी यूज कर रहा है और कोई दुकान चलाने वाला भी यूज कर रहा है। उसने थोड़ी बहुत पढ़ा होगा तो इस सिंबल को देखा जरूर होगा, जल्दी समझ जाएगा वो कि भाग करने वाला सिंबल है। इसको देखेगा तो पता नहीं वो गैस कर पाएगा नहीं कर पाएगा। भाई जो लोग कीबोर्ड चला रहे हैं इतना तो जानते ही होंगे फिर कंप्यूटर को। बहरहाल हम उन बातों में नहीं पढ़ना चाहते, हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो बॉडमास के साथ समस्या क्या आई,
बॉड मास के साथ समस्या ये आई कि वो डी को डिफाइन परफेक्टली नहीं कर पाएगा पाइथन के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ डिवीजन 3 तरह के हैं। दूसरा, इस पूरे फार्मूले में एक्सपोनेंट का जिक्र ही नहीं है। ध्यान से देखो, एक्सपोनेंट तो कहीं है ही नहीं इसमें। अगर मैं आपसे पूछूं, इस फार्मूले से पूछो कि एक्सपोनेंट अगर आएगा तो कब आएगा, तो इसमें कहीं इस बात का जिक्र ही नहीं है। तो अगर हम जितने डिवीजन है सबको एक ही प्रायोरिटी पर मान भी लें, ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है मल्टीप्लाई बाद में होगा, जबकि हमारे वाले फार्मूले के हिसाब से डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन सेम प्रेसिडेंस पर होते हैं। लेफ्ट टू राइट के हिसाब से हो सकता है पहले मल्टीप्लाई हो जाए, हो सकता है पहले डिवाइड हो जाए, बट ये फार्मूला कह रहा नहीं पहले डिवाइड ही करो। ठीक है, एक्सपोनेंट का जिक्र कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस वर्ड को अवॉइड किया है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपना सोचें समझें उसके बाद करें। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने रिसर्च करी और बताया कि इस फार्मूले में अगर मैं बी ओ के बाद ई लगा दूं तो ये फार्मूला कई मामलों में हमारा रिजल्ट सही दे देता है। ठीक है, तो आप इन फार्मूलों की जगह जो पाइथन का ऑथेंटिक टेक्निक है इसी को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इस बॉड मास को ध्यान रखोगे तो आपको ये वाला पॉइंट कभी समझ नहीं आएगा, एसोसिएटिविटी क्या हो। अब आपको दोनों चीज पता है, प्रेसिडेंस क्या होता है, प्रायोरिटी, एसोसिएटिविटी क्या होती है कि सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर एक साथ आ जाएं, तो ये चीज हमारी। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का। ठीक है, तो अब अगर आगे बढ़ते हैं, अगला ऑपरेटर निकालते हैं। अगला हमारा ऑपरेटर जो बाइनरी में हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अच्छा सर, एक चीज और थोड़ा सा डिस्कस करनी थी, पाइथन से अलग है, एक जनरल बात, कि ये बताइए ये जो प्रेसिडेंस रूल है ये पाइथन का है या ये सबका है? सी का, जावा का, डॉट नेट का, पाइथन का, जितनी लैंग्वेज और हैं सबका यही रूल है? सबका अगर है तो वहां पर एक्सपोनेंट होना चाहिए, या तो एक्सपोनेंट को इग्नोर कर दो, बाकी फिर सबका एक जैसा हो जाएगा। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ऑपरेटर्स का एवेल्युएशन ऑर्डर माइट बी लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी कर सकता है। तो अगर आप किसी एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को एक लैंग्वेज में सॉल्व करें और सेम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन सेम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सॉल्व करवाएं, सरप्राइजिंगली आंसर डिफरेंट आ सकता है। अब कौन सी लैंग्वेज सही है? दोनों सही हैं, क्योंकि जिसको पढ़ोगे उसके हिसाब से आपको सही और गलत कहना पड़ेगा। ठीक है, चैलेंजेस तब आ जाएंगे जहां पर आप मार्केट से दो कैलकुलेटर खरीद के लाए। C1 कैलकुलेटर है किसी एक कंपनी का, C2 कैलकुलेटर है किसी दूसरी कंपनी का। अब कैलकुलेटर के अंदर भी तो प्रोग्राम ही चलते हैं, हम तो बटन प्रेस कर रहे हैं बट बटन के पीछे प्रोग्राम ही तो चल रहा है हमारा, इस तरह के प्रोग्राम चलते हैं। तो ये हमारे सामने एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन आ जाएगी कि सेम एक्सप्रेशन का रिजल्ट इस कैलकुलेटर में जो आया और जो यहां पर आया वो अलग अलग हो सकते हैं। और इसकी वजह यही होगी कि इस कैलकुलेटर की जो इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब इसके पीछे जो कोडिंग हो रही है, वो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करी गई है वो अलग हो सकती है और जो इसमें करी गई वो इसमें हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा लगाती है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब ये काम आपका है, आप गूगल पर सर्च करना जाके, चैट जीपीटी से पूछना कि ऐसे कौन से एक्सप्रेशन हो सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ जो दो लैंग्वेज में अगर लिखे जाएं तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, और बड़ा कॉमन आंसर मिल जाएगा घर जाकर ढूंढोगे तो। ठीक है, तो सर ऐसी सिचुएशन में एक आम इंसान क्या करेगा? कैलकुलेटर अगर ऐसे दो हाथ लग गए हमारे तो आम इंसान तो कुछ नहीं करेगा, वो लड़ाई कर सकता है एक दूसरे के साथ, कुछ नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो अपनी जगह सही है दोनों लोग। अब उसका एक ही आंसर है कि कैलकुलेटर जब खरीदा होगा तो उसकी बुकलेट आई होगी, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन आया होगा,
उस कंपनी का कस्टमर केयर वाला होगा, उससे बात करके पूछना पड़ेगा कि भाई अंदर क्या चल रहा है। तो ये तो बहुत टेक्निकल मैटर हो गया, हमने कहा कि बहुत टेक्निकल मैटर हो गया। हो सकता है जुडिशरी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि अपनी अपनी जगह सब सही है इसमें। ठीक है। तो यहां पर लेटर ऑन एक स्टैंडर्ड डेवलप किया गया, जितने भी कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनीज हैं, फिर इन सब ने क्या करा, एक स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लिया। कभी अब जितने बनाएंगे वो इस तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि एक आम इंसान को परेशानी ना हो। बट ध्यान रखना, टेक्निकली इट इज पॉसिबल। ठीक। अब आगे चलते हैं। अगला है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर वो होते हैं जो हमने जाने अनजाने में पढ़ लिया, बस हमें इसको सही से डिस्कस करना है। पढ़ तो हमने ये लिया ही है। कब पढ़ लिया? कल पढ़ाया था मैंने। कब पढ़ाया था? किस टॉपिक में पढ़ाया था? ये देखो, जब मैंने वेरिएबल डिफाइन करना सिखाया था। तो जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो ये तो हो गया वेरिएबल, ये हो गई वैल्यू। जो बच गया उसी को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको हम देखकर इक्वल बोलेंगे, इक्वल ऑपरेटर। ऑफिशियली इक्वल ऑपरेटर शब्द नहीं होता, ऑफिशियली इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, जो असाइन करता है किसको? राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल, इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बारे में अगर लिखना हो तो लिखेंगे, इट इज यूज टू असाइन ए वैल्यू एक्सप्रेशन टू ए वेरिएबल। वेरिएबल भी। तो जाने अनजाने में हम ये पढ़ रहे हैं, बट सिस्टमेटिक वे से अब पढ़ रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के कई सारे वेरिएंट्स हैं। ठीक है। तो जो ये वेरिएंट आपने यहां पर देखा है, इसको जनरली हम बोलते हैं सिंपल असाइनमेंट। तो ये जो सिंटैक्स है, ये हमारा सिंपल असाइनमेंट का सिंटैक्स कहलाता है। चलो, अब एक और वेरिएंट है असाइनमेंट में। मान लीजिए आपसे कहा गया कि मुझे क्या करना है, एक ही स्टेटमेंट में एक से ज्यादा वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करनी है। लाइक ए को मुझे 10 असाइन करना है, बी को मुझे 20 असाइन करना है, सी को मुझे 30 असाइन करना है। तो मैं एक तरीका तो ऐसे लिख दूं, ए को हो गया 10, बी को हो गया 20, सी को हो गया 30। ऐसा करने में मुझे तीन अलग अलग स्टेटमेंट लिखने पड़े। मैं चाहता हूं एक में ही। अब मन में आया, सही गलत नहीं पता, कॉमा हो सकता होगा, शायद कॉमा लगाया जाता हो, पता नहीं, गैस है। चलाकर देखा तो एरर आ गई। तो हो सकता है स्पेस स्पेस लगता हो, ऐसे करके। अब सीख लेते हैं। तो अगर एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स, और राइट हैंड साइड में उसी ऑर्डर में उनकी वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड। तो इस तरह से 10 असाइन हो जाएगा पहले वाले वेरिएबल में, 20 असाइन हो जाएगा
दूसरे वाले वेरिएबल में 30 असाइन हो जाएगा तीसरे वाले वेरिएबल में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जब इस टेक्निक के साथ यूज किया जाता है तो मेक श्योर नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ वैल्यूज सेम होने चाहिए। अब अगर मैं इन तीनों को प्रिंट कराऊं, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, तो इनमें अपनी अपनी वैल्यू पहुंच चुकी है। तो जो अगर ये असाइनमेंट नहीं होता तो हमारा काम कोई रुकता थोड़ी, काम तो हम फिर भी कर लेते, बस ये है कि 2 लाइन ज्यादा लिखनी पड़ती, काम तो हो ही जाता हमारा। इसके आ जाने से हमारा कोड लेंथ कहीं ना कहीं हमारा रिड्यूस हो गई और कुछ नहीं हुआ। तो इसे बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। इसका नाम है मल्टीपल असाइनमेंट। इसका सिंटैक्स है वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2 कॉमा डॉट 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 वेरिएबल n इज इक्वल टू वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा डॉट 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 वैल्यू n। मल्टीपल असाइनमेंट। अब एक और आता है हमारा, जिसका नाम है चेन्ड असाइनमेंट। चेन्ड असाइनमेंट कह रहा है कि अगर मैं नहीं भी हूं तो कोई काम रुकेगा नहीं आपका, बट मैं आ जाऊंगा तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा आपका। बस ये है क्या करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स को, जैसे अभी एबीसी है, एक ही वैल्यू अगर असाइन करनी हो तो मेरे पास दो रास्ते जो अभी तक मौजूद हैं। पहला तो ये सिंपल असाइनमेंट, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं ए बी सी, सेम वैल्यू असाइन करनी है। दूसरा है मल्टीपल असाइनमेंट वाली अप्रोच। ये मत सोचना एक ही बार लिख देता टाइम, रूल है मल्टीपल असाइनमेंट जितने वेरिएबल उतनी वैल्यू, सेम है तब भी बार बार लिखनी पड़ेगी। अब बस यही चाहते होगे आप कि बार बार ना लिखना पड़े, एक बार लिखना पड़े और तीनों को असाइन हो जाए। इसी का नाम है चेन्ड असाइनमेंट। और उसको लिखने का सिंटैक्स होगा, ए को असाइन करेंगे बी, बी को असाइन करेंगे सी, सी को असाइन करेंगे वैल्यू। तो इस तरह से पहले वेरिएबल्स आएंगे जितने चाहे उतने, 3 4 5 6 50 कितने, वैल्यू सबसे लास्ट में आएगी। इस तरह के असाइनमेंट को बोलते हैं चेन्ड असाइनमेंट। तो अब 10 असाइन होगा सी में, फिर सी असाइन हो जाएगा बी में, बी असाइन हो जाएगा ए में, तो अल्टीमेटली तीनों की वैल्यू सेम हो जाएगी हमारी। इस तरह के असाइनमेंट को हम बोलते हैं चेन्ड असाइनमेंट। All variables will be assigned using same value. एक और वेरिएंट देखो इसका, कंपाउंड असाइनमेंट। इन जनरल कंपाउंड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, दो या दो से ज्यादा। जैसे कभी आप, अगर आपका साइंस साइड रहा हो, तो केमिस्ट्री की लैब में जाते थे हम लोग, तो हमें कोई एक पाउडर सा दे देते थे और कहते थे ढूंढो इसमें कौन कौन से कंपाउंड है, कि इसमें एस्पिरिन है कि नहीं, कि इसमें ये है कि नहीं। छोड़ो, दवाई खरीदने जाते हो बाजार में तो कंपोजिशन नहीं पूछते हो कि इसमें कितनी पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन कितना है, इसमें कौन सा
क्या चीज है, तो वो क्या बोलते हो, कंपोजिशन। तो कंपोजिशन, कंपाउंड, साइंस तो एक ही आ रहा है, बेस वर्ड है, दो या दो से ज्यादा। तो जो यहाँ पर कंपाउंड है, यहाँ पर दो ऑपरेटर को मिक्स करके एक साथ यूज किया जाता है। एक है अर्थमेटिक ऑपरेटर और एक है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंपल वाला जो असाइनमेंट है, अगर इनको मिलाकर एक साथ यूज करा जाए तो बन जाता है कंपाउंड असाइनमेंट। कैसे बनता है पहले करके दिखाता हूं, फिर लिखूंगा। मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू यहां पर कर दी 5। अब मुझे क्या करना है, मुझे ए में 2 ऐड करना है। ए में 2 ऐड कर दो, हो गया। अब एक रिजल्ट बना होगा, मैं चाहता हूं उस रिजल्ट को ए में ही वापस से अपडेट कर दो। यानी कि जो रिजल्ट बना है उसको वापस से किस में असाइन कर दो, ए में। ए में कर दो ऐसे करके, तो इसका मतलब हो गया ए की वैल्यू यहां पर 5 है, इस लाइन पर ए की एक नई वैल्यू आएगी, और वो नई वैल्यू क्या होगी, ए की पुरानी वैल्यू +2 यानी कि 7। अब इसी काम को कंपाउंड असाइनमेंट से कैसे करेंगे, ए प्लस इक्वल टू, तो इसका मतलब है ए में एक नई वैल्यू आएगी, वो नई वैल्यू ए की पुरानी वैल्यू में प्लस करके 2 हमारी रख दी जाएगी। कमेंट में अगर मैं लिख दूं तो ये जो सिंटैक्स है, सेम एज ए इक्वल टू ए प्लस। तो अच्छा ये बताओ, अगर ये पाइथन के अंदर नहीं होता तो काम तो हमारा इसको लिखने से हो ही जाता। अब जरा इन दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस, क्या डिफरेंस इसमें नजर आ रहा है, कम ज्यादा, कितना कम कितना ज्यादा है? एक करेक्टर का डिफरेंस है, बस एक करेक्टर का। यहां पर ए वेरिएबल कितनी बार लिखना पड़ा और यहां पर कितनी बार लिखना पड़ा, बस इतना बचाने के लिए एक टॉपिक बना दिया। अगर नहीं बनाते तो हमारा काम फिर भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार की बात है तो आप बोलोगे रहने दो। अगर ऐसा मैं एक प्रोजेक्ट में 1000 बार करता हूँ तो एक करेक्टर टाइप करने में 1 सेकंड तो लगा ही होगा, तो 1000 सेकंड बचा लिए मैंने अपने प्रोजेक्ट से। तो इस तरह से मैंने अपनी लाइफ में पता नहीं कितने प्रोजेक्ट बनाए होंगे, तो मैंने पूरी पूरी लाइफ के काफी सारे दिन बचा लिए होंगे एक करेक्टर की वजह से ही। तो जब आप छोटे लेवल पर सोचोगे तो आपको लगेगा क्या ही बना दिया, नहीं बनाते तो भी काम चल जाता। लेकिन जब इसी चीज को लार्ज स्केल पे सोचोगे तो आपको लगेगा नहीं सही करा बना दिया, है ना। तो अब अगर मैं ए की वैल्यू पहले प्रिंट कराऊं और इस लाइन के बाद प्रिंट कराऊं, तो यहां पर क्या आएगी 5 और यहां पर क्या आएगी। और अगर सर मैं आपसे कहूं कि मुझे ए में +2 करके बी वेरिएबल में असाइन करना था, तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगी, फिर तो ये वाला काम करे, क्योंकि यहां पर हम पूरी तरह से आजाद होते हैं कि जो रिजल्ट बना है उसको हम उसी वेरिएबल में रखेंगे, एक नए में रखेंगे, क्या करेंगे वो हमारे हाथ में है सब कुछ, है ना। तो यानी कि ये वाली टेक्निक के साथ बाउंडेशन है कि आप किसी भी वेरिएबल पर किया गया अर्थमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट उसी वेरिएबल में ही असाइन करेंगे, तभी इसका इस्तेमाल करना है। अगर उसी वेरिएबल में ना करके किसी और में करना है तो इसको छोड़ देना है, फिर नॉर्मल अप्रोच ही यूज करनी है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। जब मैंने बोला किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ कंपाउंड असाइनमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो अब मैं लिखा यहां पर ए मल्टीप्लाई इक्वल 3। प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात है, बाकी तो बता तो दो गई, फिर भी बताओ लाइन नंबर 7 पर जब ए को प्रिंट कराएंगे तो क्या आंसर आएगा। कितने तो आंसर बता दिया आपने, 21, 15, 9, एक आधा बता दो एरर भी आएगी। यही 5-6 ऑप्शन ही होंगे और कहाँ से आएंगे। चलो अब देखो, हमारे हिसाब से तो इंटरप्रेटर चलेगा नहीं, चलेगा अपने रूल के हिसाब से ही। हम उस रूल को सही से सीख रहे हैं तो हम भी सही हो जाएंगे।
और अगर हम उस रूल को सही से नहीं समझ पा रहे हैं तो शायद हम जो बताएंगे वो कुछ और निकलेगा, इंटरप्रेटर जो रन कर देगा वो कुछ और निकल आएगा। तो हमें ये बताया गया था कि किसी भी लाइन पर जब किसी वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब इसके पीछे जो लॉजिक चलेगा वो a इक्वल टू a मल्टीप्लाई 3 चलेगा। तो किसी भी लाइन पर जब किसी वेरिएबल का यूज होता है तो उसकी जो अपडेटेड वैल्यू है उसके साथ होता है, ना कि जो वेरी फर्स्ट लाइन पे वैल्यू थी उसके साथ यूज होगा। तो अब यहां पर अगर हम a मल्टीप्लाई इक्वल 3 लिख रहे हैं तो ये तो समझ में आ गया कि a की मल्टीप्लाई 3 से होगी और जो रिजल्ट बनेगा वो a में असाइन हो जाएगा। क्वेश्चन बस ये रह गया था कि a की वैल्यू कंसीडर क्या होगी, 5 कंसीडर होगी या जो इस लाइन की वजह से अपडेट होकर 7 हो गई वो होगी। तो आप बताओ इस लाइन पर a की अपडेटेड वैल्यू क्या चल रही है, 7। तो 7 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, क्या हो जाएगा 21, 21 जाके ए में असाइन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं यहां पर कर दूं ए माइनस इक्वल टू 1। तो बताओ अब ए की वैल्यू क्या आएगी। अब बाकी घर जा कर लेना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सपोनेंट ट्रू डिवीजन फ्लोट डिवीजन सबके कॉम्बिनेशन के साथ आपका ये तरीका काम करता है, इसे बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं कंपाउंड असाइनमेंट में कंपोजिशन है अर्थमेटिक का एंड असाइनमेंट, वेरिएबल प्लस इक्वल वैल्यू माइनस मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट ट्रू डिवीजन फ्लोर डिवीजन और लास्ट वाला हो गया आपका मॉडुलस। सातों के साथ चलता है यार। एक का लिख देता हूँ, बाकी का आप अपने आप लिख लेंगे। लास्ट असाइनमेंट है वॉलरस असाइनमेंट। तो ये अभी 4-5 साल पहले ऐड करा गया है, मतलब कोरोना के आसपास 2020 में ऐड करा गया है। 3.8 वर्जन में ऐड किया गया था। तो काम है आसान है, मैं कुछ नहीं है इसमें ऐसा, नया नाम है, बस पहली बार सुना है। बाकी सब जान पहचान के हैं, ये थोड़ा जान पहचान पहली बार होगी इससे। तो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका कॉलन इक्वल,
कॉलॉन इक्वल, अब देखते हैं करता क्या है, क्यों इसको लाया गया। अगर ये नहीं होता तो काम कोई रुकता नहीं। सोचो जब 3.8 से पहले था ही नहीं तो काम तो सब हो ही रहे थे हमारे। तो वही चीज है, बस कम मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। चीजों को अपग्रेड करते जा रहे हैं पाइथन के क्रिएटर, क्या और आसानी कर लो और आसानी कर लो, पहले ही आसान है और आसान दे दिया। अब देखो कैसे इसका यूज हो रहा है, क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मैंने लिखा a इक्वल टू 2+4। अब ये बताओ इसमें जो a है उसकी वैल्यू क्या बनकर आएगी, 6। आसान है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो 4 है, ये 4 किसी वेरिएबल में आए और फिर वो वेरिएबल का इस्तेमाल 2+ के साथ हो। कैसे करोगे, फिर सुनेंगे। मैं चाहता हूं ये जो 4 लिखा है आपने, ये डायरेक्ट वैल्यू ना होकर एक वेरिएबल होना चाहिए था, और उस वेरिएबल का यूज करें हम 2+ के साथ। तो हमने कहा सर इसमें क्या बात है, ऐसे कर लो b = 4 और यहाँ ऐसे कर लो, ऐसे हो गया। अब ऐसा करने के लिए आपको दो लाइन लिखनी पड़ी, वेरिएबल बनाने की बी वाली अलग लाइन लिखनी पड़ेगी, और उसका इस्तेमाल जिस एक्सप्रेशन में कर रहे हो उसकी लाइन अलग है। वॉलरस असाइनमेंट लाया गया था इस काम को आसान करने के लिए, असंभव को संभव करने के लिए नहीं। काम क्या था, एक एक्सप्रेशन चल रहा है, उस एक्सप्रेशन के अंदर मुझे किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी है, अलग से ना करके उसी में कर सकते हो। कैसे करोगे, यहां लिखोगे b:= और इस पार्ट को कहां लिखते हैं, पैरेंथेसिस के। तो बॉल्डर्स ऑपरेटर जनरली पैरेंथेसिस के अंदर यूज होगा। तो इस लाइन में दो काम हो गए। पहला काम हो गया, बी वेरिएबल डिफाइन हो गया जिसकी वैल्यू क्या आ गई, 4। और वही बी वेरिएबल फिर इस 2+ वाले एक्सप्रेशन में भी यूज हो गया। तो अब बताओ ए की वैल्यू क्या बनी फिर, 6। 2+बी की वैल्यू क्या बनी यहां पर, 4। यानी कि अगर मैं प्रिंट कराऊं ए के लिए तो 6 आएगा। और सर अगर आगे के प्रोग्राम में मुझे बी का इस्तेमाल करना है तो हमने कहा बी वेरिएबल बन गया है, बताओ बी की वैल्यू क्या बनी होगी। इस काम को करने के लिए लाए थे, और अगर ये नहीं होता तो कैसे करते, फिर ऐसे करते b = 4, a = 2+b। काम तो हो ही रहा है, बस एक लाइन ज्यादा लिखनी पड़ गई। सोचो अगर इस तरह के 4-5 वेरिएबल होते तो। अब देखो यहां पर आपने ऐसे कर दिया, और फिर उसके बाद मान लो मैंने माइनस कर दिया और यहाँ कर दिया c:=1। तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, यहां से यहां तक तो 6 हो गया, 6 - 1। ठीक है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल भी डिफाइन हो गए, किस किस नाम से, बी और सी नाम से, जिनकी वैल्यू बी की हो गई 4 और सी की हो गई 1। अब जो मैंने लिखा उसे पढ़ लो। इट इज यूज टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल, यानी कि इसका काम है किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना, किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना इन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन के अंदर एक एक्सप्रेशन चल रहा है, उस एक्सप्रेशन में ही हमें किसी वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करना है, और फिर उस वेरिएबल को उस एक्सप्रेशन में यूज भी करना है, और आगे के प्रोग्राम में भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वॉलरस ऑपरेटर का यूज करके इस काम को कर सकते हैं। चलो फिलहाल आज इतना ही, कल परसों ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, मंडे को ऑपरेटर का चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो मैंने कहा